दोस्तों दो बवाल चीजें हो गई हैं ईरान अमेरिका वॉर से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो ईरान ने क्लेम किया है कि उसने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को गिरा दिया है और पायलट को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ यूएस ने क्या किया है, रातों रात अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को हटा दिया है। वॉर के बीच में आर्मी चीफ को हटाने का क्या मतलब होता है? मतलब 14 महीनों में 26 अफसरों को अमेरिका ने हटाया है। ये रिजीम चेंज करने गए तो ईरान में अपने यहाँ ही चेंज कर बैठे हैं। बताओ ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या होगा, इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Trump has fired his Attorney General Pam Bondi and appointed his former personal lawyer as her replacement. Pete Hegseth has ousted, of course, the Army Chief of Staff Randy George. This is an important update coming in from the United States. दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, ईरान ने अमेरिकी F-15 फाइटर जेट गिरा दिया है और ईरान यूएस पायलट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जबकि अमेरिका एक बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया है। अमेरिका ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जिसमें MQ-9 ड्रोन, F-35 जेट्स और हेलीकॉप्टर यूनिट शामिल है। ईरानी एयर डिफेंस इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल जितने भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट हैं उस पर लगातार हमले भी कर रहे हैं। लोकेशन बताई जा रही है ईरान के दक्षिण पश्चिम में यानी साउथ वेस्ट में स्थित खुजेस्तान प्रांत बताया जा रहा है, जहां पर ये अटैक हुआ है और ये फाइटर प्लेन गिरा है। अगर ये सच साबित होता है दोस्तों तो 1999 के बाद पहली बार ऐसा होगा जब किसी देश ने जानबूझकर अमेरिकी फाइटर जेट को गिराया हो, यानी लगभग 27 साल बाद। और इराक युद्ध के बाद ऐसा पहली बार होगा जब किसी अमेरिकी पायलट को पकड़ लिया गया हो। इससे पहले इराक में 2 अपाचे हेलीकॉप्टर पायलट्स पकड़े गए थे। ईरान की सरकारी टीवी ने भी एक खतरनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी इस अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। हालांकि ये खबर अभी पूरी तरह कंफर्म नहीं है, लेकिन कई संकेत इसके सच होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। دان کوهگیلوی و بویراحمد اگر خلبان یا خلبانان دشمن را انتظامی و نظامی دهید दोस्तों F-15 की कीमत लगभग 80 से 100 मिलियन डॉलर्स होती है और इसे आज तक कभी नहीं गिराया गया था। एक्सपर्ट्स कहते हैं इसे गिराने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, किस्मत और सरप्राइज। ये घटना ये दिखाती है कि ईरान की मिलिट्री ताकत अभी खत्म नहीं हुई है और F-15 को गिराने में रशिया के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। वैसे दोस्तों इस लड़ाई पर, इस वॉर पर, धुरंधर 2 फिल्म पर और अननोन गनमैन के ऑपरेशंस पर हमने एक स्पेशल पॉडकास्ट किया है फॉर्मर स्पाई एंड एजेंट लकी बिस्ट के साथ। कल रिलीज होगा हमारे TRP चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया है और ये पॉडकास्ट आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हो। नाम है TRP चैनल, द रौनक पॉडकास्ट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका में क्या बवाल हुआ है। यही कि वहां के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रातों रात हटा दिया है वहां के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने। जी हाँ, और पीट हेग्सेथ ने इतना ही नहीं किया, उन्होंने पिछले 14 महीनों में अगर आप ध्यान दें तो सेना के 26 बड़े जनरल्स को पदों से हटा दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी अफसर ने कोई गलत काम भी नहीं किया था और न ही उन पर कोई आरोप था। बिना किसी जांच या सुनवाई के बस एक फोन कॉल से उन्हें हटा दिया गया। पुराने और एक्सपीरियंस अफसरों को हटाकर डिफेंस सेक्रेटरी पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबियों और सहायकों को यानी सपोर्टर्स को बड़े पदों पर बिठा दिया है। वैसे एक नॉर्मल रूल है दोस्तों, वॉर के बीच सेना के मुखिया को तो नहीं बदला जाता जब तक कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी न हो, लेकिन यहां ऐसा किया गया। इसके पीछे मेन कारण बताया जा रहा है कि पुराने अफसर शायद सरकार के किसी बड़े फैसले जैसे ईरान पर अटैक हो उसके खिलाफ थे या सवाल उठा सकते थे। शायद आर्मी चीफ को वहां पर अमेरिकी सोल्जर्स के ऊपर होने वाले खतरे का अंदाजा था कि भाई अगर ईरान में ग्राउंड फोर्स जाएगी तो हो सकता है हमारे सैनिकों में बहुत ज्यादा लोगों की जान चली जाए या उनके लिए खतरा हो। इसके खिलाफ वो हो सकते थे, इसलिए शायद उनको जाने को बोल दिया गया, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देने को कहा गया। अब जो नए अफसर आएंगे वो तो वही करेंगे जो उन्हें कहा जाएगा। अब सोचिए किसी ऑनगोइंग वॉर में अचानक से आपका सेनापति बदल दिया जाए, वो भी बिना किसी कारण के। पीट हेग्सेथ ने 2 अप्रैल को जनरल रैंडी जॉर्ज को फोन किया और उनसे तुरंत रिटायर होने को कहा। कुछ ही घंटों में पेंटागन ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी। कोई कारण नहीं बताया गया। सेना के एक सीनियर अधिकारी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि हेग्सेथ ने जॉर्ज को कोई रीजन नहीं दिया। उनके रिकॉर्ड में न कोई मिसकंडक्ट था, न ही मिलिट्री फेलियर और न ही पॉलिसी को लेकर कोई असहमति। बस एक फोन कॉल आया और 2 दशकों के सबसे जरूरी मिलिट्री अभियान के बीच में उनसे जाने को बोल दिया गया। जॉर्ज वो 24वें जनरल एडमिरल हैं जिन्हें हेग्सेथ ने पद से हटाया है पिछले 14 महीने में, जैसा कि हमने आपको बताया। ट्रंप के लिए एक नाक की लड़ाई है दोस्तों। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप के टैरिफ पर उनको बुरी तरह फटकार लगाई है, जिसके बाद से अब ट्रंप ये नहीं चाहते कि उनकी लेगेसी के बीच एक ऐसा देश यानी ईरान खड़ा हो जाए जो उनके खुद के ऑरा के लिए ठीक ना हो। वो दुनिया भर में जिस कूल और बेफिक्री वाले एटीट्यूड के साथ घूमते हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बार ईरान के साथ एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो, जिसके लिए उनको अपने ही लोग चाहिए। चेन ऑफ कमांड जितनी छोटी होगी टाइम उतना ही लगेगा, इसलिए बड़े अफसरों को सेना के जो इन्फ्लुएंशियल हो सकते थे उनको हटा दिया ट्रंप ने।
अब बात करते हैं, ईरान सीज फायर नहीं चाहता है, वरना वो आता बातचीत करने के लिए और वो अटैक रोक भी देता। क्यों भाई, 30 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी ईरान सीज फायर की मांग नहीं कर रहा है। उनका कम्युनिकेशन इफेक्टिव लग रहा है और वो हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजराइल पर हमलों को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं। अमेरिका को लगा था कि हमलों के बाद से ईरान की सोच स्टैटिक हो जाएगी, वो रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में ईरान कुछ बेहद स्मार्ट मूव्स के साथ आगे बढ़ रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। ईरान ने वॉर की टाइम, टारगेट रीजन्स और इसके फाइनेंशियल नुकसान के दायरे को बढ़ा दिया। यानी ईरान ने उन जगहों पर हमला किया जहां यूएस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यूएस को नहीं लगा था कि अरब देशों पर, खाड़ी देशों पर ईरान हमला करेगा, लेकिन ईरान ने वो किया। और उन देशों पर हमला करने के साथ साथ यूएस पर भी वो प्रेशर आ गया कि वो उनकी रक्षा करे, जिसकी गारंटी यूएस ने उनको दी थी, लेकिन यूएस कर नहीं पाया। I heard they were sending missiles to UAE. I said, that's strange. You know, UAE is like the banker for Iran. All of a sudden, Kuwait is getting hit. Bahrain is getting, all these countries are getting hit. ईरान ये जानता है कि वो एक ऐसे एस्केलेशन ट्रैप में फंस गया है जहां से वो वापस नहीं आ सकता। इसलिए वो अमेरिका को जवाब देते हुए ऐसा दिखाना चाहता है कि दुनिया के बाकी देश, खासकर यूरोप और मिडिल ईस्ट के कुछ देश, उससे यानी अमेरिका से अपने फायदे के लिए नेगोशिएट करने को मजबूर हो जाए। बाकी खमेनी के मरने के बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम में ग्लोबल पार्टनर्स को साथ लेने वाली बात भी मर जाएगी। एक कॉम्पिटिटिवली यंग रिजीम इस बात की बेवकूफी तो कतई नहीं करेगा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अब और डिले हो जाए, इसलिए वो लगातार उस पर भी काम कर रहे हैं, ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं। ईरान को यह भी पता है कि इस वॉर में सिर्फ बचे रहना ही उसकी जीत है। उसे अमेरिका या इजराइल के ग्राउंड पर हराना नहीं, बल्कि सिर्फ सर्वाइव करना है। यूक्रेन जो यूएस की बैकिंग और नाटो की बैकिंग के साथ नहीं कर पाया, ईरान वो रशिया और चाइना की बैकिंग के साथ कर रहा है। हार मानने को ईरान तैयार नहीं है, वो इस लड़ाई को लंबा खींचना चाहता है ताकि अमेरिका और इजराइल थक जाएं और उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाए। ईरान जानता है कि अगर वो इस हमले के बाद बचा भी नहीं तो भी दुनिया उसे ही विनर मानेगी, विजेता मानेगी। अब कई लोग इस बात पर एक राय रखते हैं कि ट्रंप एक बेवकूफ आदमी है या नहीं, लेकिन अगर आप ट्रंप के पिछले 6 महीने के काम और डिसीजंस को देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि ट्रंप एक मेथड इन द मैडनेस वाली कैटेगरी में आते हैं। कई एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ट्रंप यही चाहते हैं कि अमेरिका वॉर हार जाए। क्यों? पहला रीजन है, ट्रंप को पता है अमेरिका एक बड़े डेट में, कर्जे में है। उनको यह भी पता है कि अमेरिकी इकोनॉमी को चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग हब्स ने नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप अमेरिका को एक एनर्जी सरप्लस देश बनाने का दावा नहीं ठोक सकते क्योंकि वो अमेरिका सालों से ही है। ट्रंप सिर्फ एक शातिर बिजनेसमैन की तरह दुनिया को मजबूर कर सकते हैं कि लोग उनसे ही अपने रिसोर्सेज खरीदें, लेकिन उससे पहले मार्केट में डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी। अमेरिकी ऑयल के लिए मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है जितनी गल्फ के तेल के लिए। अमेरिका के पास खुद का एक बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व तो है, वहीं वेनेजुएला को भी अमेरिका ने अपने पाले में कर लिया है। ट्रंप ने कनाडा को भी अपना अगला स्टेट बनाने की बात कह दी है और वहां भी ऑयल रिजर्व्स काफी हैं। अमेरिका के पास गल्फ का तेल आता नहीं है, इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए उतनी बड़ी चिंता की बात है नहीं, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए, साथ ही चाइना, कंबोडिया, इंडिया, उन तमाम देशों के लिए भी है ये चिंता की बात जो गल्फ के तेल पर निर्भर है। अगर ऐसा होता है और मिडिल ईस्ट का तेल रुकता है तो दुनिया की मजबूरी हो जाएगी कि वो अमेरिका से तेल खरीदे। इसीलिए लगातार इस वॉर में बने हुए हैं डोलांड भाई। दूसरा रीजन है, अमेरिका इस टाइम $39 ट्रिलियन के कर्ज में दबा हुआ है। ज्यादातर कर्ज जापान, चाइना, यूके, बेल्जियम और कनाडा का है। इन्हीं में से ज्यादातर देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अफेक्टेड भी है। ट्रंप अपने तेल के बदले इन देशों से कर्जा कम करने को भी बोल सकता है। ऐसे ही अमेरिका के कर्जे का एक बहुत बड़ा चंक बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि अमेरिका वॉर हारे। लेकिन वो हार एक तरह की नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि इमेज का भी तो सवाल है। एक्सपर्ट्स अभी ये मान रहे हैं कि जितनी हड़बड़ाहट में अमेरिकी मिलिट्री में बदलाव हो रहे हैं वो अमेरिका की हार की ही कहानी बताते हैं। ट्रंप आज से 1 महीने पहले जो डींगे हाँकते थे वो अब बदल चुका है मामला। ट्रंप रिजीम चेंज करवाना चाहते थे ईरान में, लेकिन उनके यहाँ ही मिलिट्री में चेंजेस होने लगे जिसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। खैर, देखते हैं ये लड़ाई और ये कॉन्फ्लिक्ट कितना लंबा चलता है और इसका असर पूरी दुनिया और दुनिया की अर्थव्यवस्था पे कितना पड़ता है। आपकी इस पे कोई राय है, कोई ओपिनियन है? ट्रंप पे कुछ कहना चाहते हैं, ईरान पे कुछ कहना चाहते हैं? और जाने से पहले हमारे TRP यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। कल इसी चैनल पर सुबह 8:30 बजे फॉर्मर एजेंट एंड स्पाई लकी बिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट हम रिलीज करने वाले हैं, जहां पर धुरंधर के बारे में बात हुई, अननोन गनमैन के बारे में बात हुई, हमारे एजेंट्स के उन ऑपरेशंस के बारे में बात हुई जिन्हें आपने आज तक कभी सुना ही नहीं। साथ ही इस वॉर पर भी चर्चा होगी। तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना। जय हिंद।